हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी कक्षा 7 साइंस का जो चैप्टर चल रहे थे, तो उसमें आज हम 14वें चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले 13 चैप्टर हो चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 14वां चैप्टर है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। क्या है? विद्युत धारा और इस तो इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे हम उसी पर चर्चा करेंगे। अगर एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे तो काफ़ी टाइम ले लेगा, तो इसलिए बस उसी चीज़ को हम बताएंगे जो आपको समझने के लिए ज़रूरी है। यह है विद्युत अवयव के प्रतीक। किसको किस चीज़ से जो है प्रतीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विद्युत सेल दिखाया गया है। तो इसमें जो धातु की टोपी लगी होती है इस विद्युत सेल में, तो होता है आपका प्लस पॉइंट, और जो धातु की जो डिस्क जैसी नीचे संरचना होती है वो होता है हमारा माइनस पॉइंट। और उसका प्रतीक क्या होता है? आप देख रहे हैं ये प्लस पॉइंट होता है, ये माइनस। मतलब ये जो पतली संरचना है और थोड़ी लंबी है उसको प्लस पॉइंट बोलते हैं, और जो मोटी और छोटी संरचना है उसको माइनस पॉइंट बोलते हैं। जब भी आप विद्युत परिपथ देखते हैं तो अगर इस तरह की आपको संरचना अगर दिखाई दे रही है, प्रतीक दिखाई दे रहा है इस टाइप का, तो आप समझिए वो विद्युत सेल है जो सेल को प्रदर्शित करता है। तो ये सब जानना ज़रूरी है, इसलिए ये पॉइंट ज़रूरी है जानना किसको किस प्रतीक से दर्शाते हैं। अब आ गया विद्युत बल्ब। अगर इस टाइप की संरचना है विद्युत परिपथ में तो वो विद्युत बल्ब को प्रदर्शित करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। स्विच ऑन की स्थिति। स्विच ऑन की स्थिति में अगर इस टाइप की संरचना है, प्रतीक है, तो इसका मतलब स्विच जो है ऑन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर दर्शाया गया है। जब इसके पहले चैप्टर में विद्युत सेल के बारे में हम लोग पढ़े थे तब उसमें दिखाया गया था कि एक पिन लगा हुआ है और पिन के एक तरफ और दोनों तरफ जो है एक तरफ जो है आपका स्टैंड लगा होता है उसको स्थिर रखने के लिए, और दूसरी तरफ क्या होता है एक और वो होता है स्टैंड, इसको घुमाने पर इसको वो टच करें। तो जब टच करेगा तो इसका मतलब स्विच ऑन हो गया, और अगर टच नहीं करता है तो वो हो गया स्विच ऑफ की स्थिति। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर टच नहीं हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर। आप जैसे इसको इधर घुमाएंगे तो यहाँ पर टच कर जाएगा, तो टच होगा तो स्विच ऑन की स्थिति हो जाएगी, लेकिन जब तक टच नहीं है तो वो स्विच ऑफ की स्थिति है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर टच नहीं हुआ है तो इसलिए स्विच ऑफ की स्थिति है, और ऊपर में स्विच ऑन की स्थिति है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह दर्शाते हैं। स्विच ऑफ, अगर स्विच ऑन की स्थिति होगी तो इस तरह दर्शाएंगे, अगर स्विच ऑफ की होगी तो इस तरह दर्शाएंगे विद्युत परिपथ में। अब आते हैं बैटरी। अगर बैटरी किसे कहते हैं? जब दो से ज़्यादा सेलों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो बैटरी बन जाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो सेलों को जोड़ा गया है तो ये बैटरी है। क्या है? बैटरी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले सेल को यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, तो इस तरह जो है आप देख रहे हैं कि इस तरह आप दर्शाएंगे कि प्लस पॉइंट इधर, प्लस जो टर्मिनल है इधर है और ये माइनस है, माइनस का प्लस से होगा, फिर इधर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इस तरह जो है जितने सेल होंगे इसी तरह आगे जुड़ते चलेंगे। मतलब प्लस का माइनस से, माइनस का प्लस से, प्लस से माइनस, ऐसे ही जुड़ते चलेंगे। तो इधर इस तरह आप दर्शाएंगे। अगर वो बैटरी है मतलब दो से ज़्यादा सेल हैं तो इस प्रकार आप दर्शाएंगे। संयोजी तार मतलब विद्युत परिपथ में जो तार लगे होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं संरचना तार की, तो बस उसको सीधी एक रेखा में दर्शाते हैं विद्युत परिपथ में। तो वो क्या दर्शाता है? वो संयोजी तार को बताता है।
तो इतने चीज़ें आपको जानना जरूरी थे विद्युत परिपथ के लिए, क्योंकि ऐसे ही नॉर्मल जो है रेखा चित्र खींचा जाता है विद्युत परिपथ का, तो इसमें ये चीज़ें जो है प्रतीक के रूप में लगाए जाते हैं समझने के लिए। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती है। बैटरी का मतलब 2-3 सेल एक साथ उपयोग किए जाते हैं, चाहे वो टॉर्च हो, ट्रांजिस्टर हो, रेडियो हो, खिलौने हो या टीवी रिमोट का कंट्रोल होता है, तो उसमें जो है बैटरी का उपयोग किया जाता है, ना कि केवल एक सेल का। तो सेल जब दो तीन सेलों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसको बैटरी नाम दे दिया जाता है। तथापि इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदे हुए चित्र 14.2 से दर्शाए अनुसार एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता है। कभी कभी सेलों को एक के ऊपर एक, मतलब एक के साथ दूसरे से सटाकर भी रखा जाता है। तो आपने तो कभी कभी क्या होता है, एक सेल को दूसरे सेल के साथ सटा कर रखा जाता है। अभी तक आपने देखा कि सेल को जो है रेखीय क्रम में रखा हुआ आपने देखा था, लेकिन कभी कभी सेल को जो है ऐसे भी रखा जाता है। तब क्या होता है, तब फिर सेलों के टर्मिनल्स को किस प्रकार संयोजित करते हैं। किसी भी युक्त के बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखिए। प्रायः इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती होती है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। आप इसमें देख सकते हैं, बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से आपकी सहायता के लिए प्रायः इन पर प्लस और माइनस का चिन्ह अंकित होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, दो सेलों को एक साथ संयोजित करना यहाँ पर इसी तरह किया जाता है कि इसका प्लस वाला जो है उसके माइनस से जोड़ा गया है, फिर प्लस वाला जो है उसे छोड़ दिया गया है, मतलब ये अलग संरचना है और ये अलग है। तो इसी तरह जो है किया जाता है। या तो आप सेल को उलट दीजिए, ये इधर माइनस है, ये माइनस वाला पॉइंट है, ये प्लस वाला है, तो प्लस वाला माइनस ले आइए और इसका प्लस ऊपर कर दीजिए, तो आप दोनों जोड़ देंगे तो आपका परिपथ पूरा हो जाता है। फिर आप जो भी जलाना हो इन दोनों के बीच में आप लगा दीजिए तो बल्ब जलने लगेगा। आप देख रहे हैं ये माइनस वाला पॉइंट इधर गया है और ये प्लस पॉइंट इधर गए। अगर इन दोनों के बीच में कोई बल्ब लगा देंगे तो वो बल्ब जल जाएगा। तो ऐसे ही संरचना हम लगाते हैं जिसमें जो है बैटरी को सटा कर रखना होता है, तो उसमें ऐसे ही जो है लगाना होता है। इसमें यहाँ पर लकड़ी के गुटके से बैटरी बनाया गया है, एक प्रकार का सेल होल्डर है। इसमें आप देख रहे हैं पत्ती लगी हुई है ऐसे, और फिर यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर सेल को जोड़ा गया है। इसका जो है प्लस पॉइंट, ये माइनस पॉइंट, ये प्लस पॉइंट, ये माइनस पॉइंट, फिर इसको जोड़कर इसमें एक रबर बैंड लगाया गया है ताकि दोनों एक दूसरे से सही तरीके से सटे रहें, मजबूती से पकड़े रहें। फिर आप देख रहे हैं ये है प्लस पॉइंट, ये है माइनस पॉइंट। अब इन दोनों के बीच में आप कोई भी बल्ब लगा दीजिए तो वो क्या करेगा, जलने लगेगा बल्ब। तो इस तरह जो है सेल होल्डर हम बना सकते हैं घर पर भी। तो ये इसमें बताया गया है, इस प्रकार जो है बना सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक और प्रकार का सेल होल्डर है। तो ये जो इस प्रकार का सेल होल्डर किसी भी युक्ति में आपको देखने के मिल सकता है जब एक साथ हम लगाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला प्लस पॉइंट होगा, ये वाला माइनस होगा। तो अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब आप सेल को कनेक्ट करेंगे, यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, तो इसका प्लस वाला सिरा माइनस से कनेक्ट होगा और माइनस वाला प्लस से कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दो तार निकले हुए हैं और इसी से आप कनेक्ट कर देंगे कुछ भी तो वो जलने लगेगा। तो इस प्रकार युक्ति आपको देखने को मिलती है। इसको बैटरी का होल्डर बोलते हैं, सेल होल्डर होता है ये।
तो यही इसमें बताया गया है। बस हम बताते चल रहे हैं, उसको आप देखते चलिए। ये जो ट्रकों में उपयोग किया जाता है, ट्रकों में तथा इन्वर्टर में उपयोग होने वाली बैटरियां हैं, ये भी सेलों की ही बनी होती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सब सेल हैं, एक साथ सबको जोड़ा गया है। इसका एक पॉइंट प्लस होगा, एक पॉइंट कोई माइनस होगा। तो इस प्रकार जो है बैटरी होता है जो ट्रकों में होता है, और इन्वर्टर में जो उपयोग होने वाली बैटरियां भी होती हैं वो सेलों से ही बनी होती हैं। तो उसमें इस प्रकार जो है उपयोग किया जाता है। एक विद्युत परिपथ, ये भी आपने हम बताए थे, ये जो है किस तरह पिन है और इसके दोनों पॉइंट पर एक कील लगाया गया है। और ये कार्डबोर्ड है, चाहे आप थर्माकोल का ले सकते हैं या गत्ता होगा उसका भी आप ले सकते हैं। तो इसमें इस तरह लगाया गया है, एक जो है एक तार का एक सिरा इससे जोड़ा गया है और एक तार का सिरा बल्ब से जोड़ा गया है। फिर यहाँ से भी एक तार लिया गया है, उसका एक सिरा इधर जोड़ा गया और एक सिरा जो है सेल के माइनस वाले पॉइंट से जोड़ा गया है। आप क्या करेंगे, इसके प्लस वाले पॉइंट से एक तार का एक सिरा जोड़ेंगे और दूसरे वाले तार का सिरा जो है बल्ब से जोड़ देंगे। और जैसे ही विद्युत परिपथ पूरा हो जाएगा, जब ये विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तो जो विद्युत बल्ब होता है वो दीप्त होने लगता है, मतलब जलने लगता है। तो कोई भी यहाँ से पॉइंट अगर हम हटा देंगे, मान लीजिए इस तार को आप हटा दीजिए, इस प्लस वाले पॉइंट से इसके जो कनेक्शन है वो हटा दीजिए, तब ये दीप्त नहीं होगा, ये जलेगा नहीं। कहने का मतलब जब तक ये परिपथ पूरा नहीं होगा तब तक बल्ब जलेगा नहीं। तो बल्ब को जलने के लिए परिपथ जो है वो पूरा होना चाहिए और स्विच ऑन होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है जैसे ही स्विच ऑन की स्थिति में पहुँचता है वैसे ही बल्ब दीप्त हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये स्विच ऑन की स्थिति में है। अगर यहाँ से हम इसको हटा देंगे इस पिन को तो ये दीप्त नहीं होगा, बुझ जाएगा। इस विद्युत परिपथ की प्रतिलिपि अपने नोटबुक में बनाइए। हम इसको प्रतीक के रूप में बना सकते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही खींचा जाता है आरेख जो विद्युत परिपथ का। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जो है आपका ये सेल है, इसको दर्शा रहा है, ये सेल को दर्शा रहा है। और फिर यहाँ पर ये स्विच है, क्या है, स्विच ऑन है, स्विच ऑन की स्थिति में है, स्विच ऑन की स्थिति में है। और ये विद्युत बल्ब है जो जल रहा है। और आप देख रहे हैं परिपथ जो है कंप्लीट है, कहीं पर भी जो है पूरी तरह से कनेक्शन है, कहीं पर जो है जुड़ा हटा नहीं है कनेक्शन। तो यहाँ पर अगर ये स्विच ऑन जो है उसको इस तरह आप कर देंगे, हटा देंगे, एक पॉइंट से नहीं जोड़ेंगे तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा और ये बुझ जाएगा बल्ब। तो ये आरेख इस तरह खींचते हैं। आप देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि विद्युत खींचा गया है जिसमें स्विच ऑफ की स्थिति दिखाई गई है। यहाँ पर ये स्विच ऑफ की स्थिति है। अगर जैसे ही यहाँ पर टच होता है तो ये बल्ब जो है जलने लगता है। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। तो बल्ब में क्या होता है, एक पतला तार होता है जिसको क्या बोलते हैं, तंतु या फिलामेंट बोलते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, ये आप देख रहे हैं, ये तंतु होता है जो इसमें लगा होता है। इस तरह ऐसे दो मोटे तार गए होते हैं और इसमें तंतु ऐसे लगा होता है। तो यही तंतु जो होता है, ये बल्ब की ये संरचना हो गई। तो यही तंतु
जब ये क्रैक हो जाते हैं, बीच से खंड हो जाते हैं, तब इसमें जो है विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है तो वो नहीं होती है, और जिसकी वजह से ये जलता नहीं है। तो जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक दीप्त होगा, जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी इसमें तो वो टूटेगा नहीं। और जैसे ही ये खंडित हो जाता है तो बल्ब जलता नहीं है, बुझ जाता है और वो फ्यूज हो जाता है बल्ब। ध्यान दीजिए, कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। तो स्विच ऑन करने पर परिपथ क्या होता है? पूरा हो जाता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है तथा सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो परिपथ बंद हो जाता है मतलब पूरी तरह से परिपथ पूरा हो जाता है, कई बार खुला नहीं होता है, तब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और बल्ब जलने लगता है। तो उसमें कोई भी उपकरण हो, यंत्र हो, जब उसमें लगा देते हैं तो वो जलने लगता है, चाहे वो फैन हो, चाहे बल्ब हो, कुछ भी हो। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ क्या होता है? अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो जब तक परिपथ खुला रहता है, अधूरा रहता है, तब तक उसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसमें चेतावनी दिया गया है। तो जब भी विद्युत बल्ब जलता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है? गर्म हो जाता है। इसलिए हमें उसे टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अत्यधिक तप्त हो सकता है और आपका हाथ जल सकता है। विद्युत मेंस विद्युत जनित अथवा इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति से भी कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आपको विद्युत आघात लग सकता है जो घातक हो सकता है। तो ये इसमें बताया गया है। तो यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो क्या तब भी परिपथ पूरा होगा? नहीं। तो परिपथ जो है वो पूरा नहीं होगा अगर तंतु टूट जाता है बल्ब का, क्योंकि जब टूट जाएगा तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और बल्ब जलेगा नहीं। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो तापीय प्रभाव का मतलब यही होता है कि बल्ब जो होता है, आप अगर बल्ब को कुछ देर के लिए जलाते हैं, जब भी विद्युत परिपथ में आप बल्ब लगाते हैं तो उसे आप 1-2 मिनट ऐसे ही जलने के लिए छोड़ देते हैं, तो कुछ समय आप देखते हैं वो गर्म हो जाता है, बिल्कुल तप्त हो जाता है, जलने लगता है। आप अगर उसको टच करते हैं तो वो आपका हाथ जलने लगता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? जब बल्ब ठंडा हो जाए तभी उसको आप टच करिए, नहीं तो आपका हाथ जो है जल सकता है। यहाँ दिया है कि जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो तार भी क्या होता है? जब काफ़ी समय तक जलता है तो तार भी क्या होता है? जलने लगता है, मतलब गर्म होने लगता है, वो तप्त हो जाता है। तो इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या आप किसी ऐसे विद्युत संयंत्र का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है? ऐसे संयंत्रों की एक सूची आप बना सकते हैं। आपने कमरों में गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे। इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन प्रभाव अथवा केवल अवयव या एलिमेंट कहते हैं। आपने यहाँ ध्यान दिया होगा कि जब इस संयंत्रों को विद्युत मेन से संयोजित करके स्विच ऑन की स्थिति में लाते हैं तो इनके अवयव क्या होते हैं? रक्त। तो विद्युत हीटर तो इसमें नाइक्रोम का तार लगा होता है और जैसे कुंडली जैसी संरचना इसमें लगी होती है। जब उसको विद्युत मेन से संयोजित करते हैं तब ये नाइक्रोम का तार क्या होता है? धीरे धीरे गर्म होकर रक्त तप्त हो जाता है और ऊष्मा देने लगता है, और इसी ऊष्मा का उपयोग हम खाना पकाने में इसका यूज करते हैं
और ठंडी का जब मौसम आता है, विंटर सीज़न, तो कई लोगों के घरों में जो हीटर का उपयोग किया जाता है तापने के लिए। तो इस तरह जो है हीटर जो है कार्य करता है। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ की धातु जिससे यह बना है लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करती है। तो कोई भी तार हो तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका परिमाण किस पर निर्भर करता है? तार के पदार्थ पर, उसकी लंबाई पर और मोटाई पर निर्भर करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। तो जैसे हमारी आवश्यकता होगी उसी आवश्यकता के अनुसार पदार्थ का उपयोग होगा, उसकी लंबाई, उसकी मोटाई का उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथों में जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार, जिसको संयोजी तार कहते हैं, सामान्यतः गर्म नहीं होते हैं। लेकिन जो विद्युत परिपथों में तार जोड़े जाते हैं वो प्रायः गर्म नहीं होते हैं। लेकिन अगर किसी ऐसे तार को उस परिपथ में जोड़ दिया जाए, जैसे धन टर्मिनल है और माइनस टर्मिनल है, उन दोनों के बीच अगर उस तार को जोड़ दिया जाता है तो वो तार क्या करते हैं, धीरे धीरे गर्म करने लगते हैं। इसके विपरीत कुछ विद्युत संयंत्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। विद्युत इस्त्री का अवयव नहीं देख पाया। बूझो, विद्युत इस्त्री का अवयव नहीं देख पाया। पहले ने उसे बताया कि निमंज तापक, इमर्सन हीटर, हॉट प्लेट, विद्युत इस्त्री, गीज़र, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर जैसे विद्युत संयंत्रों में अवयव के ऊपर आवरण होता है। क्या आपने किसी विद्युत संयंत्र का अवयव देखा है? तो इसमें दिखाया गया है, एक विद्युत इस्त्री का है। तो इसमें लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रही हैं। तो यही क्या करते हैं, जब इन्हें विद्युत मेन से जोड़ दिया जाता है तो यही गर्म होकर उस प्लेट को गर्म कर देते हैं। ये प्लेट लगा हुआ नीचे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। इसके ऊपर संरचना होती है जिस पे हैंडल लगा होता है, आप उसको पकड़ कर प्रेस करते हैं तो ये संरचना पूरी गर्म होती है। उसकी वजह से वो प्लेट भी गर्म हो जाता है और उससे हम जो है कपड़ों को प्रेस करते हैं। तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो तापक के लिए उपयोग किए जाते हैं, सब में यही प्रक्रिया होती है। देख रहे हैं यहाँ पर हॉट प्लेट, विद्युत इस्त्री, गीजर हो, विद्युत केतली हो, हेयर ड्रायर हो, तो सब में ऐसी संरचना होती है। तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी के हिसाब से जो है उसकी मोटाई, लंबाई के अनुसार जो है लगा होता है उसमें। तो विद्युत बल्ब के तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आ रहा। तो जो विद्युत बल्ब होता है, आप देख रहे हैं, ये धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, ये तार धीरे धीरे गर्म होता है और तप्त हो जाता है। और तप्त होने के बाद ये प्रकाश देता है और प्रकाश के बाद ये ऊष्मा भी इससे निकलती है। तो तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाता है कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देता है। तो इस प्रकार जो है विद्युत बल्ब जलता है। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों का प्राय उपयोग होता है, लेकिन यह ऊष्मा भी देता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक विद्युत का एक भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय होता है। तो ये वांछनीय नहीं है, क्योंकि इसमें विद्युत की क्षति होती है। तो ये जो है कुछ बल्ब होते हैं जिससे ऊष्मा भी काफ़ी मात्रा में उत्सर्जित होता है।
तो ये वांछनीय नहीं होते हैं क्योंकि इसमें विद्युत की काफ़ी क्षति होती है। तो प्रतिदीप्त नलिकाएं फ्लोरेंस ट्यूबलाइट तथा संहत प्रतिदीप्त लैम्प CFLs जिसको बोलते हैं, इनसे बेहतर दक्ष प्रकाश स्रोत हैं। तो ये जो CFL लगे होते हैं ये काफ़ी अच्छा जो होते हैं प्रकाश के स्रोत होते हैं, इनसे प्रकाश काफ़ी अच्छा होता है और इसमें ऊष्मा भी काफ़ी कम निकलती है। तो आजकल प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED बल्बों का उपयोग बढ़ रहा है। एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तापदीप्त बल्बों, प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा संहत प्रतिदीप्त लैंपों की तुलना में LED बल्ब विद्युत का कम उपयोग करते हैं। इस प्रकार LED बल्ब बहुत ही विद्युत दक्ष हैं और इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। तो आजकल LED बल्बों का उपयोग ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये प्रकाश में भी काफ़ी तेज़ प्रकाश देते हैं और ऊष्मा भी काफ़ी कम उत्पन्न करते हैं, इसी वजह से इनको प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे विद्युत संयंत्र और गैजेट का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है जो विद्युत दक्ष हों। भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली उत्पादों को मानक चिन्ह प्रदान करता है जिसे मार्क कहते हैं, जो कि उत्पादों पर दिए गए विनिर्देशों की अनुरूपता का आश्वासन देता है। प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा CFL में पारे वाष्प होता है जो कि विषैला होता है। तो क्या होता है, CFL में पारे का वाष्प होता है और वो विषैला होता है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अतः खराब प्रतिदीप्त नलिकाओं और CFL होना चाहिए। इसको जो है बच्चों से दूर रखना चाहिए जब भी आपका CFL खराब हो जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है, पारे का वाष्प होता है, विषैला होता है। यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघलकर टूट जाएगा। तो जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब उसका परिमाण जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है, अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तो तार क्या हो जाता है, बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है और गर्म होकर क्या होता है, वो पिघल जाता है। अब देखते हैं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है कि ऐसे तार का उपयोग जहाँ वो गल जाए, तो इसका भी उपयोग होता है। वो फ्यूज आप देखोगे घरों में जहाँ विद्युत मेंस बोर्ड होता है उसमें आप देखोगे एक फ्यूज लगा होता है। अभी आगे हम बताएंगे तो उसमें कैसे किस प्रकार का तार लगा होता है। आप देख रहे हैं यहाँ, इसको कटआउट भी बोलते हैं घरों में। विद्युत संयंत्रों में उपयोग फ्यूज इस तरह का आपका जहाँ पर विद्युत मेंस का बोर्ड लगा होता है घर में, तो वहाँ पर ये फ्यूज लगा होता है और उसमें एक आप देखेंगे यहाँ से एक तार गया है और यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो यही क्या करता है कि अगर ये चीज़ ना लगे उसमें तो विद्युत धारा जो है प्रवाहित नहीं होती है। तो पूरे घर का जो है वो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है घर में, और कोई भी बल्ब पंखा कुछ भी जलता नहीं है जब तक ये फ्यूज़ को लगाया नहीं जाता है। जैसे इस फ्यूज़ को लगाते हैं फिर वो कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है और पूरे घर में लाइट जो है आ जाती है और जितने भी उपकरण लगे होते हैं सब जलने लगते हैं। तो इसका काम क्या होता है, जब भी आपका जो विद्युत धारा की मात्रा है अगर वो कभी कभी काफ़ी तेज़ हो जाती है, कहते हैं कि वोल्टेज ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है काफ़ी तेज़, और उसकी वजह से तार क्या होता है, काफ़ी गर्म होने लगता है। और अगर गर्म होते होते क्या हो सकता है, कुछ दुर्घटना भी घट सकती है, आग लग सकती है। तो इसकी ये घटना ना घटे इसके लिए ये फ्यूज़ लगाया जाता है। और इसमें ऐसे तार होते हैं जो है इसकी सीमा होती है, विद्युत धारा को सहने की एक सीमा होती है।
अगर उस सीमा से ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तो ये तार क्या होता है, कट हो जाता है, अपने आप ये तार पिघल जाता है और कनेक्शन जो होता है वो कट जाता है, जिससे क्या हो जाता है, दुर्घटना होने से बच जाता है। तो इसी वजह से ये फ्यूज लगाए जाते हैं और इसमें तार इस प्रकार के होते हैं कि विद्युत धारा को सहन करके उससे अधिक सीमा को वो सहन नहीं करते हैं और वो धीरे से पिघल जाते हैं। तो इसी वजह से इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर लिखा है कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार के तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज में किया जाता है। जब विद्युत धारा अधिक मात्रा प्रवाहित होने लगती है तो क्या होते हैं, ये शीघ्र पिघल जाते हैं। तो इस प्रकार के तार विद्युत फ्यूज में लगाए जाते हैं। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जाने सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है जिससे उसमें से सुरक्षा पूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान जो है इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अतितप्त हो सकते हैं जिससे आग लग सकती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा है तो यह पिघल जाएगा जिससे क्या होगा, परिपथ टूट जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा। अतः फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति और संभावित आग के प्रति जो है सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसी वजह से जो है विद्युत फ्यूज लगाए जाते हैं विद्युत परिपथ में। विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण सीधा संपर्क हो जाना होता है। जब अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत परिपथ में तो इसका कारण क्या हो सकता है, विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाता है। ऐसा टूट फूट अथवा तारों के विद्युत विरोधन के हटने का कारण हो सकता है और इससे क्या होगा, लघु पतन, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है। अगर एक ही युक्तियों को आप संयोजित कर देते हैं तो उससे क्या होगा, हीट हो जाएगा और आग लगने की संभावना बढ़ सकती है। तो इससे परिपथ में अतिभारण हो सकता है। आपने समाचार पत्रों में अतिभारण और लघु पतन के कारण लगने वाले आगों के बारे में पढ़ा होगा। तो भिन्न भिन्न कार्यों के लिए जो है भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूज उपयोग किए जाते हैं। हमारे घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज दर्शाए गए हैं। तो 14.15 में दर्शाए गए फ्यूज़ों का व्यापक उपयोग विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का परीक्षण किया। इसका आप अपने लाभ के लिए उपयोग कैसे करें इसके बारे में आपने सीखा है। तो इस प्रकार के भी जो है विद्युत फ्यूज आपने देखे होंगे घरों में। तो ये भी एक प्रकार का विद्युत फ्यूज है। इसमें आप देख रहे हैं ये पतली सी तार इसमें गई हुई है। तो जब भी विद्युत धारा अधिक मात्रा में प्रवाहित होने लगता है, एक अधिकतम सीमा से अधिक जो है प्रवाहित होने लगता है तो ये टूट जाता है। यहाँ से बीच से कहीं से भी टूट सकता है पिघलकर और कनेक्शन क्या होगा, परिपथ टूट जाता है जिससे दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। कभी भी मुख्य परिपथ से संयोजित विद्युत फ्यूज की स्वयं जांच पड़ताल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तथापि आप विद्युत परिपथों की मरम्मत करने वाली दुकान पर जाकर बेकार हो गए फ्यूज की नए फ्यूज से तुलना कर सकते हैं। तो कभी भी विद्युत से जो है हमें खेलना नहीं चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि तो आजकल जो है फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों MCBs
का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। आप चित्र में देख रहे हैं, इसी को एमसीबी बोलते हैं, एमसीबी बोलते हैं। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। बी से क्या हो जाएगा? ब्रेकर। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं एमसीबी को। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, लघु परिपथ विच्छेदक। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा जो है सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ऐसे स्विच हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। तो ये ऐसे जो है एमसीबी होते हैं कि जब भी विद्युत परिपथ में जो है विद्युत धारा की जो सीमा है वो अधिक अगर हो जाती है तो ये स्विच ऑफ हो जाते हैं, अपने आप स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। अतः इन्हें फिर से ऑन कर दें। तो जब ये स्विच ऑफ हो जाते हैं तो फिर आपको स्विच ऑन करना होता है। तो आप अगर फिर स्विच ऑन कर देते हैं तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है और लाइट फिर से आ जाती है। तो आजकल इसी का उपयोग ज़्यादा होता है। तो जो नए उपकरण आजकल जो घरों में नया कनेक्शन लगता है तो इसमें इसी प्रकार के जो है एमसीबी लगते हैं। पहले तो फ्यूज़ ही लगता था। तो सुरक्षा की दृष्टि से जो है इसको लगाया जाता है। सदैव आईएसआई चिन्ह वाले उचित फ्यूजों जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया गया हो का ही उपयोग करना चाहिए। तो आईएसआई मार्का होता है तो उसी का जो है आप लगाना चाहिए फ्यूज़ को। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार या धातु की पट्टी का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो उसमें लगा है उसी प्रकार के धातु के तार का उपयोग करना चाहिए। आप इस पे देख रहे हैं आईएसआई मार्का लगा हुआ है। तो यही देखकर आप इसको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कैसे होता है आप इसमें देख सकते हैं, अभी हम बता रहे हैं। ये है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय सुई पर प्रभाव। ये है हमारा विद्युत परिपथ जिसमें क्या किया गया है, एक माचिस का बोर्ड लिया गया है। ट्रे जो होता है जिसमें माचिस की तीलियां रखी होती हैं वो बोर्ड होता है, ट्रे बोलते हैं उसको। माचिस की ट्रे है, बोर्ड ट्रे। तो उसके अंदर एक सुई रखा गया है। सुई रखने के बाद इसमें जो है एक तार लपेटा गया है, विद्युत तार कोई भी ले सकते हैं आप, उस पर लपेट दीजिए। इसका एक सिरा जो है सेल के माइनस टर्मिनल से जोड़ा गया है और इसका एक सिरा जो है वो प्लस टर्मिनल से, कहने का मतलब। और उसके बीच में आप बल्ब लगा दीजिए और बल्ब इन दोनों के बीच में स्विच लगा दीजिए। ये आप देख रहे हैं ये वाला जो है सीधे प्लस ही माना जाएगा और ये माइनस, और इसके बीच में जो है आप बल्ब लगा सकते हैं। ठीक। तो जैसे ही अभी आप इसमें देख रहे हैं इसका जो स्विच है वो ऑफ स्थिति में, मतलब बंद है। अभी स्विच ऑफ है, स्विच ऑन नहीं हुआ है। तो जैसे ही इसको इस पर टच कराते हैं, मतलब ऑन की स्थिति में आ जाता है स्विच, तब क्या होता है, इसमें धारा जो है वो प्रवाहित होने लगती है। तो धारा जैसे ही प्रवाहित होती है इसमें, इन तारों से भी प्रवाहित होकर जो है यहाँ से होती हुई ऐसे प्रवाहित होती है धारा। तो धारा प्रवाहित होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। और विद्युत चुंबकीय प्रभाव की वजह से ये जो सुई इसमें रखी होती है उसमें क्या होता है, विचलन होता है, थोड़ा बहुत इसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। अगर सुई ऐसे रखा है तो शायद हो सकता है ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, तो मतलब उसमें थोड़ा आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये होता कैसे है, ये किसके प्रभाव से होता है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव से। तो जब भी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इन तारों में क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, और उस प्रभाव की वजह से जो सुई इसमें रखी हुई है उस पर भी प्रभाव दिखने लगता है।
और उसमें विचलन होता है इन सुइयों में। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कैसे होता है। हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। तो जब हम कोई चुंबक उसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। तो हमने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। तो अभी हमने क्या कहा, तब जब भी उस तार में जो माचिस की ट्रे है उसमें जो तार लपेटा गया है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से सुई क्या होती है, विक्षेपित होती है। क्या आप इन दोनों प्रक्षेपणों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है? यस। तो जब भी आप तार में जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत चुंबक की भांति वो व्यवहार करता है। उसके सामने आप कोई भी लोहे का हल्का पदार्थ उसके सामने होना है। तो यही होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उसमें दर्शाया गया है। इसी प्रकार के प्रेक्षण इसी प्रकार के प्रेक्षण ने हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया। तो ये वैज्ञानिक भी इसी प्रकार का जो है प्रेक्षण किए थे विद्युत चुंबकीय प्रभाव का, और वो आश्चर्यचकित हो गए थे। वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी कोई भी चुंबकीय सुई में जो है विक्षेप होता है। तो सबसे पहले कौन देखा था चुंबकीय सुई में विक्षेप, या कह सकते हैं कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है वो सबसे पहले किसने देखा था? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। तो ये आपको याद रखना है। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देखा कि जब भी कोई भी तार से जो है विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके पास कोई भी चुंबकीय सुई अगर रखी है तो विक्षेपित हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अतः जब किसी तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो ये सबको पता होना चाहिए। कोई भी तार हो अगर उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एक विद्युतीय चुंबक की भांति वो व्यवहार करता है। अगर उसके सामने कोई भी लोहे का पदार्थ लाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। इसे विद्युत धारा का क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रभाव। तो अगर कोई पूछ ले विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है तो आप बता सकते हैं। तो वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। तो विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। यहाँ पर भी एक क्रियाकलाप दिखाया गया है, बता दे रहे हैं ऐसे ही। यहाँ पर एक कील ली गई है, इसमें भी जो है तार ऐसे ही लपेटा गया है, आप देख रहे हैं। इसका एक सिरा जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर है, बीच में स्विच लगा है, और एक यहाँ पर माइनस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और एक सिरा यहाँ पर प्लस पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह इस कील से जो तार लपेटे गए हैं उसका एक सिरा जो है माइनस पॉइंट से और एक सिरा जो है इसके प्लस पॉइंट से जोड़ा गया। यहाँ ये सेल को दर्शाया गया है, सेल का माइनस पॉइंट इधर है और प्लस पॉइंट नीचे है। तो इस तरह जब हम व्यवस्थित कर देते हैं, और ये जो स्विच यहाँ पर लगा हुआ है स्विच, ये ऑन की स्थिति में दर्शाया गया है। मान लीजिए अभी ये स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है मतलब ये कनेक्ट नहीं है, ऐसे है स्विच, तब इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे ही इसको टच करा देते हैं इससे, तो ये स्विच ऑन हो जाता है, और स्विच ऑन होने की स्थिति में क्या होता है, इसमें विद्युत धारा जो है प्रवाहित होने लगती है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस कील के सामने आप देख रहे हैं छोटे छोटे पिन लगे हैं, इसमें आप देखे होंगे। तो इस तरह के पिन को अगर इसके सामने लाते हैं तो वो क्या करते हैं, इसके नुकीले
जो ये कील है, कील का जो नुकीला भाग है वहाँ पर चिपक जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? इसका जो चुंबकीय प्रभाव है उत्पन्न हो जाता है। इस कील में क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होने की वजह से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो उस चुंबकीय प्रभाव की वजह से ये छोटे छोटे जो लोहे की कील है, सॉरी कील नहीं, पिन बोलते हैं, ये छोटे छोटे पिन हैं लोहे के, वो इससे जो है चिपक जाते हैं। तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। ये जो कील है ये चुंबकीय विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसी वजह से जो पिन है इससे चिपक जाते हैं। तो यही इस क्रियाकलाप में बताया गया है। तो इसमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा होगा क्रेन के एक सिरे पर प्रायः एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। तो बहुत से खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। तो आपने देखा जो क्रेन जो कबाड़ में से अगर लोहे के टुकड़े निकालना हो तो इसी प्रकार के विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है जो क्रेनों में लगा होता है। और डॉक्टर क्या करते हैं, अगर आँख में कोई जो है चुंबकीय पदार्थ छोटे टुकड़े गिर जाते हैं आँख में, तो उसको निकालने के लिए भी नन्हे विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। और बहुत सारे ऐसे खिलौने भी हैं जिसमें विद्युत चुंबक लगे होते हैं। तो ये जो हमने क्रियाकलाप दिखाया है उसको तो इस क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। कुंडली मतलब जो लोहे की कील में तार लपेटा गया है उसी को कुंडली बोलते हैं। तो वो कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व भी सामान्यतः नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार कुंडली को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। तो वही कुंडली जो होती है, तार जो लपेटे गए हैं वो उसको कुंडली बोलते हैं। वही कुंडली जो है विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है, उसी को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। तो इसको प्रबल बनाया जा सकता है। बहुत अत्यधिक भारी बोझ को उठाने के लिए इसको बनाया जा सकता है। अब विद्युत घंटी, हम सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित हैं। इससे एक विद्युत चुंबक होता है। तो इसमें क्या होता है? विद्युत चुंबक लगा होता है, उसी वजह से यह कार्य करता है विद्युत घंटी। तो एक विद्युत चुंबक का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ जो है दर्शाया गया है, आगे अभी दिखाते हैं। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। तो इसमें क्या होता है? लोहे के टुकड़े पर किसका तार? तांबे की तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तब विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। तो लोहे की पत्ती के समीप जो संपर्क पेंच होता है, जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो क्या होता है? विद्युत परिपथ क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। तथा कुंडली से क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। तो क्या करती है? अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है। आप ये देख रहे हैं, ये हथौड़ा है। तो जब भी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित और इससे ये टकराता है। इसी वजह से, क्योंकि उसमें खिंचाव होता है।
तो जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तब क्या होता है, यह परिपथ को भी तोड़ देता है। तो जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो क्या करता है, तो ये परिपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली में विद्युत धारा प्रवाह होना समाप्त हो जाता है, और जब समाप्त होता है तो उससे जो टच होता है वो नहीं होता, मतलब हट जाता है। और ये जो है प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से होती है, इसी वजह से वो जो है ध्वनि उत्पन्न होती है उससे। अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती, या लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है जब भी विद्युत धारा उसमें समाप्त हो जाती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेच से स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है और कुंडली से जो है पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। तो यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है। तो ये है हमारा विद्युत घंटी, जो इस प्रकार कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं इसमें ऐसे ही संरचना होती है विद्युत घंटे की। अरे यहाँ पर सेल लगा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर सेल लगा हुआ है। यहाँ पर तांबे का तार है, लपेटा गया है। तो ऐसे ही संरचना होती है विद्युत घंटी की। तो इसमें सारांश देख लेते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा सब इसमें दिया है। उनके प्रतीकों द्वारा विद्युत अवयव को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो उसका आरेख हम बना सकते हैं विद्युत परिपथ का, देख के ये क्या क्या उसमें लगा हुआ है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव के बहुत से अनुप्रयोग हैं। हीटर में इसका उपयोग किया जाता है। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म होकर क्या होती है, पिघलकर टूट जाती है। इन पदार्थों का उपयोग किसमें करते हैं, विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है, जो विद्युत परिपथों को क्षति तथा आग से बचाते हैं। तो वो फ्यूज में इस प्रकार के तार का उपयोग फ्यूजों में किया जाता है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारा वाही कुंडली को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक है। तो कोई भी कुंडली, किसकी, तार की कुंडली जो है किसी पर लपेट देते हैं तो वो कुंडली कैसे कार्य करती है, जब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। उसी को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं। तो ये थे पाठ के सारांश जो हमने बताया। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट, तो विद्युत बल्ब के आविष्कार का श्रेय प्रायः थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। तो विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन। यद्यपि इनमें से पूर्व भी अन्य वैज्ञानिक इस पर कार्य कर चुके थे, लेकिन सफलता किनको मिली, थॉमस अल्वा एडिसन को। एडिसन विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा, कार्बन प्रेषक सहित लगभग 1300 आविष्कार किए। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत कम लोगों को पता है कि इन्होंने लगभग 1300 आविष्कार किए हैं, जिसमें विद्युत बल्ब जो है सबसे प्रसिद्ध है थॉमस अल्वा एडिसन के आविष्कारों में। तो कुछ और इम्पोर्टेंट हैं, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा और कार्बन प्रेषक। उन्हीं के आविष्कारों के बाद टेलीफोन के आविष्कार को सुगम बनाया गया। तो टेलीफोन में जो है कुछ एम्प्लीफिकेशन, मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ और टेलीफोन जो है सही तरीके से बनकर सामने आया इन्हीं की वजह से। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स।
तो ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।